ये जो आइलेशन होती है ना, अब ये जैसे Yes, we had done regarding the comparison of the acidic character. Comparison of the acidic character we had done in the last class in the general organic section, inductive effects. So today we are going to do the comparison of the basic character. फिर कुछ इसके क्वेश्चन भी देखेंगे. This is a comparison of the basic character on the basis of the inductive effect. Basic character on the basis of inductive effect. ऑफ आई इफेक्ट. तो बेटा यहाँ पे मैं जिस बेस की बात करूंगी ना, मैं साइड पे लिख रही हूँ. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को कंसिडर करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल वाला बेस. मीन टू से द स्पीशीज विच इज हैविंग द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का? दिस इज कॉल्ड एज अ लुईस कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? दिस इज अ लुईस कॉन्सेप्ट of acid and bases. तो species having the lone pair of electron. ठीक है जी. अब अगर हम basicity compare करें, one side we are having the ammonia molecule and the other side we are having the C2H5NH2, mean to say ethylamine. Okay, if I am asking you कि कौन सा strong base है, which one is having the more basic character? Who will tell? किसका basic character strong है बेटा? Which is a strong base? What do you think? Ma'am, second one. And what is the reason behind that? मैम जिसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा उसका बेसिक इफेक्ट भी यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आप कंसिडर कर रहे हो ना. देखो देखो, पहले तो ये बात याद रख के चलना कि इंडक्टिव इफेक्ट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दूसरा, इस ग्रुप की नेचर सभी बच्चे जानते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसमें बच्चा जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा, दैट इज गिविंग द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, देन इज अ 2 डिग्री, देन इज अ 1 डिग्री, देन इज अ 0 डिग्री. और ये आपका एल्काइल ग्रुप जो है, इट इज गिविंग द प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट मीन टू से इट इज डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम. पहले तो ये समझो कि इसकी बेसिसिटी का रीजन क्या है. What is the reason behind the basic character of the ammonia and the ethylamine? These two species are having the lone pair of electron. These two species are having the lone pair of electron. इन दोनों के पास lone pair of electron है. अब जो भी species, जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच है, जो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगी, वो उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगी. तो मैं ये साइड में लिख देती हूँ पिंक कलर से कि जो यहाँ पे बेसिक करेक्टर होगा ना, दैट बेसिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट. दैट बेसिक करेक्टर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे स्पीशीज के पास प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग है इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर टू द नाइट्रोजन एटम. ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस को हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में एरो अपवर्ड, इंक्रीजेस ऑन द नाइट्रोजन. तो इसलिए बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा हुआ? इथाइल अमीन का. तो बेसिक करेक्टर इज मोर फॉर द इथाइलेमिन. एक बात और बेटा याद रखोगे कि जो आपका बेसिक करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी वैल्यूज के. कैन एनीबॉडी गिव द मीनिंग ऑफ द केबी वैल्यू? केबी को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द केस ऑफ अ बेस हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. वैसे सही है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, पर ये बेस के लिए है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस. ठीक है बेटा, तो बेस के लिए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है. और बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीकेबी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीकेबी मतलब जितने पीकेबी एंड केबी वैल्यूज आपको कुछ लर्न नहीं करनी है, दीज डाटा विल बी गिवन. ठीक है, बस आपको ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्डर लगाना है. ठीक है बेटा, तो अगर वो पूछता है केबी का ऑर्डर लगाओ, तो मान लो मैंने इसको ए लिखा है, इसको बच्चा मैंने बी लिखा है, तो केबी का ऑर्डर लगाओगे तो केबी इज ग्रेटर फॉर बी देन इज ए.
क्यों? क्योंकि KB is directly proportional to the basic strength. But if he is asking about PKB का ऑर्डर लगाओ, तो PKB के केस में PKB is inversely proportional to the basic strength, तो A is greater than B in that case. Is that clear? कैसे लगा रहे हैं हम? KA KB कैसे लगाया? सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा इथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन के ऊपर, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ये वाला क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलो बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब मैंने लिख दिया एक एनिलीन। एनिलीन किसको बोलते हैं बेटे? बेंजीन के ऊपर जब NH2। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच है तो उसे एनिलीन कहते हैं। बाकी तो आपने देख ही लिया है, C2H5 NH2 हो गया एक, या इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको आप कर दो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या डिफरेंस है बच्चा? साइक्लोहेक्सेन के केस में कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज द NH2 attached to the cyclohexane and this is the ammonia. अब आपको करना है इसका बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, या मैं इसको आपको बोलती हूँ कि इसको KB के बेस पे अरेंज करो। KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। वो बेसिक कैरेक्टर के बारे में ही पूछ रहा है। मोर इज अ KB वैल्यू, मोर इज अ बेसिक कैरेक्टर। यस, हु इज गोइंग टू टेल विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आउट ऑफ दीज थ्री? मैम A। कैसे पता लगा आपको A? हाउ यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ स्ट्रॉन्ग बेस? यहाँ पे देखो, ये वाला जो कार्बन एटम है जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, इसकी मैम बेटा नो मैम B है, B। हाँ बिल्कुल सही, आप सही है। ये वाला जो कार्बन एटम, मैं किसी एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, तो सभी को पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो आपके पास कार्बन है विच इज कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन, ये आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन देता है बच्चों? sp2। ठीक है, तो दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला जो कार्बन एटम है विच इज कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन, दिस इज sp3 एंड दिस इज विदाउट एनी एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये भी sp3 ही है। अब आंसर करो जरा। Yes, who is going to give the answer? मैम B। ठीक है, B। सही कह रहे हो बेटा, B आएगा क्योंकि Yes, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद मैम C। वेरी गुड, उसके बाद A। बिल्कुल सही। इसी को PKB की फॉर्म में लिखोगे तो रिवर्स है। अब ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन के केस पे मैं आपको कुछ ग्रुप दे रही हूँ, बहुत सोच समझ के आपको आंसर लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये है ऐसे, देखो बेटा, आपको थोड़ा सा जब ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ना, आपको माइंड पकड़ लेना है उसका कि कर क्या रहा है। नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जिसमें पहले केस में ऑल द R's आर देयर एंड दिस वन इज वन वैलेंसी, सो द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद द 4 ग्रुप्स। तो ये प्लस चार्ज में आ गया क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में 3 के 3 एल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट में उसने क्या किया, एक को हाइड्रोजन लिख दिया, रेस्ट 2 आर द एल्काइल, देन इज अ 1 R and the rest 2 are hydrogen, and in the last case it is having all the R groups. Okay, so this is A, this is B, this is C and this is D. पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि ये जो 4 स्पीशीज मैंने लिखी हैं A B C D, ये किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट देती हैं, वेदर दे आर गिविंग द प्लस आई इफेक्ट और द माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद आपको मुझे बताना है इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर। ओके, आई एम गिविंग यू द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे 30 सेकंड ले लीजिए, सोचिए और बताइए जल्दी, क्या लग रहा है बताओ। मैम ये प्लस इफेक्ट दे तो रहा है, पर जो n पर पॉजिटिव चार्ज है। प्लस आई कैसे दे रहा है बच्चे? प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। अब इसके पास तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा?
है ना। ये ग्रुप जब कार्बन के साथ Yes, लगा ma'am. होगा, आप चेक करना जब आपने चार्ट लिखा था कल की क्लास में, चेक योर नोट्स, उसमें मैंने इस ग्रुप को क्या बोला था, मैंने बोला था एक तो नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, बताओ। Unstable. अनस्टेबल है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो पहले तो पेपर में ये ध्यान में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि इन सभी का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ पॉजिटिव चार्ज एवरीवेयर, इट इज हैविंग द 4 बॉन्ड्स। अब आपको लगाना है ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, किस केस में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा दे रहा है। मैं इस पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं अकेले आर की बात नहीं कर रही हूँ, आर का तो प्लस आई इफेक्ट होता है। I am talking about this entire group. If this entire group is connected with the chain of the carbon atom, तब इसका कौन सा इफेक्ट होगा। ठीक है, अब बताओ इस केस में किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। Ma'am, D. डी का। Yes, anybody else? चलो चेक करते हैं। देखो बेटा, अगर तो देखें इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको एंगल का याद रखना है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के केस में देखें तो ऑल द 3 एल्काइल ग्रुप्स आर हैविंग व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट, प्लस आई, Yes, ma'am. है ना। और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है बेटा, इनका भी क्या इफेक्ट है, प्लस आई। यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है, इसका भी क्या इफेक्ट है, प्लस आई। तो दैट मीन्स इफ वी सी ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है वो, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रिलीज किए। तो इन 3 आर ग्रुप्स ने रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम, एंड इफ दे रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा या नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर ये 3 के 3 ग्रुप, इफ दे विल सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, इफ दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। और अगर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट कम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाए अगर, तो इन दैट केस माइनस आई इफेक्ट, इस केस में नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। पर देखने में क्या आया कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आफ्टर दैट इज अ बी, आफ्टर दैट इज अ सी, आफ्टर दैट इज अ डी। अब मुझे कौन बताएगा कि नाइट्रोजन और कार्बन किस ग्रुप के मेंबर हैं। नाइट्रोजन और कार्बन, Ma'am, हाँ, group 14 carbon and group 15. 14 का है नाइट्रोजन, 14 का है कार्बन और 15 का है आपका नाइट्रोजन। पर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, तो यहाँ पे भी 2p में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2p में इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सेप्शन क्यों आया, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे मैंने कैसे लगाया। फर्स्ट वाले केस में 3 एल्काइल ग्रुप है, तो जब 3 एल्काइल ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे जब इलेक्ट्रॉन पुश होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो उसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे होता है 2p रिपल्शन। 3 एल्काइल ग्रुप इतने बल्कि होते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और आर ग्रुप में होता है रिपल्शन। तो जब 2p रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या होगा बताओ, इंक्रीज। यानी कि जो आपको आर इसके पास दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में आर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाने से क्या इंक्रीज हो जाता है बताओ मुझे, परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ता है या घटता है। Ma'am, बढ़ता है. परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ा, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए जो एक्सपेक्टेड आंसर जो डीसीबीए होना चाहिए था, डीसीबीए हमारे पास आंसर नहीं आया है।
हमारे पास आंसर क्या आया है? हमारे पास आंसर आया है ये ABCD एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द 2p रिपल्शन। और ये आप रिवर्सल ऑफ द ऑर्डर एज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, ये आप तब करोगे जब आपके पास दोनों ही एलिमेंट किसके होंगे, 2p और 2p के। अगर मान लो यहाँ पे 3p वाला कोई एलिमेंट आ जाता है या यहाँ पे कोई 3p वाला आ जाता है, फिर उस केस में जो आपने ऑर्डर पहले बोला था दैट इज अ D1 वही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, सब बच्चों को गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। मानसी को समझ में आ गया, बाकी बच्चों को क्लियर है बेटा? चलो, कुछ कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, उनको दे आर गिविंग मी अ थम्स अप कि यस मैम गॉट इट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, होना ऐसे चाहिए था कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ओवरकम हो जानी चाहिए। बट एक्चुअली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फर्स्ट वाले केस में ओवरकम नहीं हुई। उसका रीजन ये है क्योंकि 2p में रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल बेटा बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो क्या हुआ, एस करेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। तो इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल एटम को चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नाइट्रोजन ना बच्चा, आई हैव टेकन द फॉस्फोरस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। ये है बेटा सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन में हाइड्रोजन। नाउ ट्राई दिस वन। अब इस केस में इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिख रहे हैं, इसको D लिखते हैं। और क्वेश्चन ये है ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट क्या है। मिस्टर हेमंत, यू सी दिस क्वेश्चन केयरफुली, फिर आपको पिछले वाले क्वेश्चन का भी यहां से आइडिया हो जाएगा, वट एवर यू आर लेफ्ट विद। ऑर्डर ऑफ द -I इफेक्ट, तो बेटा ऑर्डर ऑफ द -I इफेक्ट अब आपको यहाँ पे लगाना है। अब पहला पॉइंट आपका क्लियर कर देती हूँ, मैं धीरे बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। इन द केस ऑफ फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बेटा फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, ये देखो 4 बॉन्ड बने हैं। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है फॉस्फोरस की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी। जब कोई ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है तो उसे बोलते हैं उसका -I इफेक्ट है। अब फॉस्फोरस के पार्टनर कौन है, यहाँ पे 3 के 3 R हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस के पार्टनर कौन है, 2 R हैं और 1 H है। यहाँ पे बच्चा जी फॉस्फोरस का पार्टनर 1 R है। यहाँ पे फॉस्फोरस के पार्टनर सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो आपको मुझे बताना है किस केस में जो आपका फॉस्फोरस है ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर इस ग्रुप को उठा के हम कहाँ पे लगा दें, कार्बन एटम चेन में लगा दें। चलो बताओ जरा मुझे सोच के। रिपीट करना है क्या क्वेश्चन क्वेश्चन था? वही, हाँ क्वेश्चन वही है कि 3 R ग्रुप लगे हैं तब फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या 3 H लगे हैं तब विड्रॉ करेगा। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट केस में किया था। फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो -I इफेक्ट होगा। -I इफेक्ट होगा और आपको बताना है किस केस में -I इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे। मैम फर्स्ट। फर्स्ट केस में, अच्छा आपको लग रहा है फर्स्ट केस में। एनीबडी एल्स? मैम लास्ट में डी। लास्ट केस में, डी केस में, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है। यहाँ पे 3 R ग्रुप हैं। 3 R ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है बताओ मुझे, +I। ये तो सभी को पता है। यहाँ पे तो कोई बच्चा मिस्टेक नहीं कर रहा ना। 2 एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे इनका क्या इफेक्ट है, +I, दे आर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन दे आर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा कि बढ़ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं उस साइड पे। मैम नलिफाई नली हुआ। हाँ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, हिंदी में बोले तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ भी बोल लो।
है ना। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉस्फोरस है बच्चा जी 3p का मेंबर, जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा था उसको आंसर दे रही हूँ। ये 3p का मेंबर है, यहाँ पे कौन सा मेंबर है, ये 2p का मेंबर है। तो यहाँ पे रिपल्शन का कंसेप्ट नहीं आएगा। रिपल्शन का कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में इसलिए आया था बच्चा क्योंकि नाइट्रोजन भी 2p का मेंबर था और कार्बन भी 2p का मेंबर था, तो सेम साइजेस में रिपल्शन था। फॉस्फोरस इज अ बिग इनफ, लार्ज इनफ टू हैंडल द ऑल आर ग्रुप्स, ठीक है। और इस केस में आपका क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के बेस पे ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है कि डी सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, डी सी बी और ए, ठीक है। दिस इज द आंसर, डी सी बी और ए। एंड वाई दिस इज द आंसर, बिकॉज डी के केस में प्लस आई से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है, डी सी बी एंड ए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आई एम स्टॉपिंग हियर। एनीबडी हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम इन द फोर्थ क्वेश्चन बच्चा? नो मैम। और याद रखना कि मैडम ने जो कॉन्सेप्ट बोला था रिपल्शन वाला, वो 2p के केस में अप्लाई करना है। 2p के केस में जो प्लस आई के बेस पे आपका आंसर आता है उससे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये अपने प्लस आई से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द डे, ये लास्ट प्रैक्टिस है आप लोगों का, आप ध्यान से करना इस कॉन्सेप्ट का। O के साथ 2 R हैं, एक ये है, 3 4। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, ठीक है। एक मैंने ऑक्सीजन के साथ लगा दिया ऐसे हाइड्रोजन, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें भी आपको बताना है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है। और एक लास्ट और ले लो 6, बस देन दिस इज डन विद दिस टॉपिक। नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप लगा लो और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा लो। अब इसका कंपैरिजन कर लो फॉस्फोरस के साथ। तो क्वेश्चन सभी में सेम है कि माइनस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। 5th वन कौन बताएगा? अच्छा मुझे बताओ 2p रिपल्शन कहाँ पे होगा, ए वाले में या बी वाले में? ए वाले में, ए वाले में। वाले में। हाँ जी, यहाँ पे भी 2p है, यहाँ पे भी कार्बन 2p का मेंबर है, तो 2p रिपल्शन होगा। तो 2p रिपल्शन जब भी हो तो उस केस में आपके पास हमेशा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि एस करेक्टर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे भी है 2p इफेक्ट, नाइट्रोजन है और यहाँ पे फॉस्फोरस है। अब इस केस में आपको क्या लगता है किसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? एक ही ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 2p भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी देखो तो नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा फॉस्फोरस से। यहाँ पे रिपल्शन का फैक्टर आप लगा नहीं सकते, 3p और 2p है। वैसे भी आप अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का भी सिंपल कंपेरिजन कर लो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। So with this inductive effect is done. We have completed the inductive effect. In the inductive effect recapitulation आपको मैं करवा देती हूँ। inductive effect में हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड है, दूसरी बात परमानेंट इफेक्ट है, तीसरी बात सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, चौथी बात वेनिश हो जाता है 3 कार्बन एटम के बाद। 5th ये हमने सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट को आप जब अप्लाई करते हो तो या तो एसिडिक करेक्टर कंपैरिजन पे अप्लाई कर रहे हो या आप उसको बेसिक करेक्टर कंपैरिजन पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और एसिडिक और बेसिक करेक्टर में रिलेशनशिप इन्वर्ट है, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है माइनस आई के साथ और बेसिक करेक्टर बढ़ता है प्लस आई के साथ। और आज एक नया कंसेप्ट सीख लिया कि जब 2p रिपल्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से एस करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें याद रखना। पहली बात तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस परमानेंट और 3 कार्बन के बाद वेनिश हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है। ये बार बार मैं क्वेश्चंस जब यूज करूंगी इस कॉन्सेप्ट को बार बार क्वेश्चंस में बोलूंगी। तो इज दैट डन दिस पेज? यस मैम। तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट इफेक्ट? नेक्स्ट इफेक्ट इज वेरी वेरी इजी। यस। चलो ठीक है बच्चा।
Next effect in the organic chemistry is the electromeric effect. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि ये एक्चुअली में सारे ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान से देखना किन इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड वन ऑफ the more electronegative element, one of the more electronegative element in the presence of the attacking reagent is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा इसमें ना दो तीन चीजों को ना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ डिफरेंट कलर से। लेट मी डू दैट। पहली बात तो ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरी बात इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में कोई आउटसाइड रिएजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बताओ बोला था या नहीं बोला था? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? Yes. इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास जो विद इन द चेन ही जो ग्रुप अटैच है उसी के कारण ऑपरेट हो रहा था। यहाँ पे आउटसाइड रिएजेंट रिक्वायर्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, किसकी तरफ होना है वो आप आराम से जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी तरफ। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे ये मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ मान लो हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबको पता है बच्चों ये एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले कौन सा पेयर है? Pi. पाई। अब इसके साथ हम ले आए Cn नेगेटिव, ठीक है? अब Cn नेगेटिव क्या है? अभी क्या दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है या न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? बताओ तो। Ma'am, nucleophile. तो ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। तो अभी आपको इसको अटैच करवाना है। पहले मुझे बताओ कि आप पाई क्लाउड को किस साइड शिफ्ट करोगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? पाई क्लाउड को पाई Ma'am, किसके बीच में? right side. Right side. किसी भी साइड कर सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों कार्बन है। उसने लिखा था टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में से जो ज्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आपको अगर ऐसे शिफ्ट करना है तो ये भी आप करवा सकते हो, अगर इससे ऑपोजिट भी करना है तो भी पॉसिबल है, ठीक है? तो जहां पे आपने शिफ्ट कराया तो वहां पे क्या हो जाएगा? चलो मैं इसे थोड़ा मैकेनिज्म वे से कर देती हूँ। जहां पे आपने शिफ्ट कराया वहां पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो आपका नेगेटिव है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज CH2 CN देन इज अ CH2 नेगेटिव। इसके आगे आपको क्या सिखाया था, क्या हो जाएगा बताओ तो? जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी तो क्या ये प्रोडक्ट होगा? क्या करेंगे इसके बाद? जल्दी से वर्क आप सिखाया था या नहीं? Yes, ma'am. याद रखोगे बेटा फिर ये चीजें आप? वर्क अप हो जाएगा तो CH2 CN और CH3, बस ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बताओ कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको प्लस माइनस जनरेट करना है, हेट्रोलिटिक फिशन करना है, एक स्पीशीज की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाने हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से शिफ्ट होंगे? पाई शिफ्ट होंगे। क्यों पाई शिफ्ट होता है? सब बच्चों को पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली स्टेबल है, सिग्मा लो एनर्जी का होता है। इन दैट कंपैरिजन पाई इज हाई एनर्जी, लूजली बाउंड सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड उस केस में इजीली आप अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में इसको शिफ्ट कर सकते हो और देन अटैकिंग रिएजेंट विल जॉइन एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। यस और नो? Yes, ma'am. ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ रेड कलर से। पहली बात, अच्छा मुझे बताओ ये कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा के या पाई के? Ma'am, pi. Pi. और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे? Ma'am, sigma.
यस, ये सेकंड, ये इसका स्टार पॉइंट हो गया कि ऑपरेट्स इन द अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड समझते हो ना, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, उसको बेटा अनसैचुरेटेड कहते हैं। ऑपरेट्स इन द अनसैचुरेटेड सिस्टम, पहली बात, यानी कि जिसमें पाए हो। सेकेंड थिंग, आउटसाइड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। आउटसाइड रिएजेंट ये रिक्वायर्ड है। थर्ड थिंग, बच्चा ये टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है? ये सारा का सारा इफेक्ट किसके कारण हुआ है? अटैकिंग रिएजेंट के कारण हुआ है। जब आप अटैकिंग रिएजेंट को हटा लोगे ना, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन पाई वाले शिफ्ट हुए हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक चेन में डिस्प्लेस हो गए, वो सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड ही रहते हैं, क्योंकि उसके इंटरनल चेन में ही वो ग्रुप प्रेजेंट था। वो इलेक्ट्रॉन अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा सकते। That's why we were saying कि this is a temporary effect. So is that clear? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी मैं इसकी टाइप सिखाती हूँ आपको। Yes, ma'am. शिफ्ट होंगे बच्चा जी, बताओ तो कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? Pi. आई। और किसकी प्रेजेंस में होगा? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। तो कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड? Yes, चलिए Yes, ma'am. ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाओ बेटा जी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। Regarding the types of electromagnetic effect, basically the electromagnetic effect is of the two types. The one is called as a plus E and the other is called as a minus E. ये प्लस और माइनस में किस बेस पे कर रही हूँ? मान लो आपका डबल बॉन्ड था ऐसे कुछ स्पीशीज के बीच, और उसमें आपने एडिशन किया H प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड किस साइड पे शिफ्ट होगा? कौन बताएगा किस साइड पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा? O की साइड पे या कार्बन की साइड पे? बताओ तो। मैम ओ की साइड पे So, हाँ जी, रीजन आप क्या? बिल्कुल जी, ओ रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत ज़्यादा यस, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेटा ये नेगेटिव इसको पकड़ लेगा। ओ के साथ लग गया H, इलेक्ट्रॉन आप कंप्लीट कर दो, यहाँ पे प्लस आ गया, उसमें आप वर्क अप कर देना। वर्क अप के लिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर रहेगा क्वेश्चन में तो आप इसको इसके साथ लगा देना, या H अकेला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ साथ में लेके आएगा, अपना काउंटर पार्ट, अपना नेगेटिवली चार्ज पोर्शन इसके साथ बाइंड होगा। तो ये हो गया। अब जिस साइड पे पाई क्लाउड शिफ्ट हुआ था उसी साइड पे H प्लस की ज्वाइनिंग हुई है ना, ठीक है। यस मैम। इसलिए इसको प्लस सी कहते हैं। मतलब अटैकिंग रिएजेंट joins to that side to which pi cloud shift, इसको बोलते हैं प्लस ई। माइनस ई क्या होगा? माइनस ई बिल्कुल इससे रिवर्स होगा। जैसे मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, अब की बार मैंने ले लिया Cn नेगेटिव। अब शिफ्टिंग तो बच्चा इस साइड ही होगी, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, पर आपका अटैकिंग रिएजेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन होगा ना। मैम ऐसे बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्लस हाँ, सी, और बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसी साइड, सी डबल बॉन्ड सिस्टम होगा तो ये प्लस सी है माइनस है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई है, आप इसको कैसे भी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सी डबल बॉन्ड होके केस में उसी साइड पे ज्वाइन होता है तो ये आपका प्लस सी है, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे वर्क आप कर दो बच्चों। लो बेटा जी, ये बन गया कुछ ऐसा, ले दे के ये आ गया आपके पास। हमने इसको डोनेट करवा दिया इलेक्ट्रॉन और गेन करवा दिया, ओके। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट जॉइंस टू, मैंने तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोली है, आप इसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के सेंस से भी लर्न कर सकते हो। जॉइंस टू द साइड अपोजिट टू विच attacking reagent joins. Attacking reagent joins या shift.
उसको बोलते हैं आप माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो इज दैट क्लियर कि इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है? और मुझे लगता नहीं है कि इलेक्ट्रोमेरिक में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये बहुत आसान है। और नॉर्मली आप ये करते हो रिएक्शंस में, मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हो जिस साइड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड पे। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब हम चलते हैं बच्चा जी थर्ड इफेक्ट पे। मैम एक मिनट इरेज। क्या रह गया बच्चा? करो नोट। मैम एक मिनट, लास्ट डेफिनेशन रहती है। हाँ जी लिख लीजिए बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। चारों इफेक्ट्स कराने के बाद मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाऊंगी कि किसको आप प्रायोरिटाइज करते हो, वो भी आप कर लोगे होमोल्यूमो डायग्राम के बेस। हो गया। ठीक है प्रफुल। उसके बाद बच्चा हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जिसमें सारे इफेक्ट कंबाइनली लगाने हैं। ठीक है बेटा, चलो जी। तो थर्ड वन इज योर मीजोमेरिक इफेक्ट। इस पे स्टार मार लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट को एक और नाम से भी आप जानते हो, क्या नाम है बच्चों? रेजोनेंस। हाँ जी बिल्कुल, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे रेजोनेंस को। मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था कि रेजोनेंस एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहले तो ये याद रख लो फर्स्ट पॉइंट कि दिस इज अगेन द परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट्स ये किसकी तरह हो गया? फिर इंडक्टिव इफेक्ट की तरह हो गया, परमानेंट है। सेकंड, इट ऑपरेट्स इन द अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरह, अनसैचुरेटेड सिस्टम। थर्ड यहां पे आप लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। देखो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो ग्रुप पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, उससे दूर जाते जाएंगे तो आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और मीजो इलेक्ट्रोमेरिक में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्योंकि वो दो एटम के बीच में ही था। तो इट मीजोमेरिक में अगेन हम डिस्टेंस की बात करेंगे, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बेटा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप पहले तो ना इसके लिए, इस इफेक्ट को समझने के लिए मैंने देखा है लास्ट क्लास में, ऑर्गेनिक की क्लासेस में भी थोड़ा रिव्यू लेके देखा है कि आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम अभी नहीं पता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्जुगेशन सिखा देती हूँ कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे रेजोनेंस करना है, मीजोमेरिक इफेक्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना। अनसैचुरेटेड सिस्टम, यहाँ पे एक वर्ड भी ऐड कर लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि कॉन्जुगेटेड नहीं आपको समझ में आता और आप उसको रेजोनेंस कर देते हो जहां पे होना नहीं होता है रेजोनेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे हैं? देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड उसके बाद आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड है। और ये कौन सी कंजुगेशन है इसके सामने लिख देते हैं। इसमें पाई बॉन्ड, या जिसको आप सिंपल इंग्लिश में लिख लो सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, ऐसे याद रह जाएगा आपको। सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। आपको समझ में आ रहा है ना, ये अल्टरनेट मैनर में है। Yes, ma'am. जब मैं अल्टरनेट वर्ड बोलती हूँ तो समझ में आ रहा है बच्चा, अल्टरनेट का मतलब है सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये एक टाइप की कंजुगेशन है। सेकंड टाइप की कंजुगेशन क्या है? सेकेंड टाइप की कंजुगेशन हो गई जैसे समथिंग लाइक सी डबल बॉन्ड सी और इस सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके 3 बॉन्ड बने और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, इज इन कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं इसको आपको मूव करवा के भी दिखाती हूँ। देखो मूव कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन है नहीं,
तो यही है, ये कंजुगेशन कर रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट किस डायरेक्शन से होगी, आप बहुत समझदार हो, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे, ठीक है। उल्टा तो ले जा ही नहीं सकते, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही है नहीं। थर्ड केस देख लो यहाँ पे, इसी पेज पे समराइज कर देते हैं थर्ड केस को भी। थर्ड केस हो गया ऐसा, सी डबल बॉन्ड सी, और इस सी के ऊपर 2 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव है। तो आप किधर से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, हु विल टेल? ये बहुत पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कंजुगेशन में, या लेफ्ट टू राइट जाएगा? मैम राइट टू लेफ्ट। एंड व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैम NB नेगेटिव। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। NB नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे। तो ये जितने भी मैंने एरो डाले हैं ना, मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाले हैं, ऑर्गेनिक की सेंस से डाले हैं। यहाँ पे तो बच्चा सब इक्विवेलेंट है, कहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे ये होगा न्यूक्लियोफाइल सेंटर, ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर, ये इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे क्या क्या कंजुगेशन में है, यहाँ पे पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद LP। ये कार्बन के साथ भी हो सकते थे, किसी हेटेरो एटम के साथ भी हो सकते थे, विद LP, ठीक है, लॉन पेयर के साथ। तो ये इस टाइप का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और जब भी हमें क्वेश्चन बेटा इसका सॉल्व करना है, तो पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखना है, तब रेजोनेंस करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर, मैं रेजोनेंस की यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बोल देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना इन विच देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज टेकिंग प्लेस. The position of the skeleton, position of the atoms will remain same. Only the electrons will move. And how the electron will move, that you will decide on the basis of a GOC. Is that clear? Yes, ma'am. अच्छा, पेज शिफ्ट करूं, ये वाली स्लाइड शिफ्ट कर दूं, बताओ जल्दी। यस मैम। Yes, ma'am. कर दो. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी से। तो नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पे हम करते हैं क्वेश्चन इसका कुछ। यहाँ पे जो मैं ग्रुप बोल रही हूँ, अब आने वाली जो एक क्लास और बची है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको IUPAC नेम के बारे में बताऊंगी। आई विल आस्क एवरीबडी इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास अबाउट द नेचर ऑफ द इफेक्ट शोन बाय दोज ग्रुप्स। तो कोई बच्चा नहीं भूलेगा, मैं इस स्लाइड पे बना रही हूँ, देखो ध्यान से। कार्बन के साथ 2 बॉन्ड इधर बने हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर से कार्बन है, और फिर इसके साथ है O और CH3। पहले तो ना ये मैंने जो बॉक्स में ग्रुप लिखा है ना, इस ग्रुप का नाम जान लो। OCH3, 2 बॉन्ड इधर है, सिंगल सिंगल, 3 4 5 6। इस ग्रुप का नाम है मिथॉक्सी ग्रुप। क्या है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप। तो अगर इसको O के साथ R लिखा होता ना, मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, तो इन जनरल इस ग्रुप को क्या बोलते? हाँ जी, बिल्कुल, एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये बच्चा याद रखोगे। अब मुझे बताओ कि ब्लैक कलर ले लेते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ये तुम्हें आता है? कहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाना, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। यस, ठीक है वैशाली, राइट टू लेफ्ट। तो बच्चा ये है, यहाँ पे आएंगे, डबल जंप नहीं करवाना कि एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे पे पहुंचा दो इलेक्ट्रॉन को, नो, एडजेसेंट पोजीशन पे। ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो अगर यहाँ पे जाएगा तो देखो 1 2 3 4, मान लो इस कार्बन के साथ पहले पिंक कलर में इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे कर दो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा कार्बन में। तो जब ये यहाँ पे जंप करेगा ना बच्चा, हमें इसको भी शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो जब ये मैं रेजोनेंस कर रही हूँ, देखो ये मुझे कैसे पता लगा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जाना था पहले, ये हमने GOC में पढ़ रखा है। अब स्केलेटन बनाओ, सेम, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दो, C के साथ H लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, O के साथ CH3 लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। चार्ज काउंट करो बेटा, 1 2 3 4, कितना आ गया? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 5। तो प्लस। एनीबडी हु वांट टू आस्क एनीथिंग कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स। ओके, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 है, तो बच्चा जी 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप देखो, पहले भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, अभी भी आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। पहले उस पर कोई चार्ज नहीं था, अभी उस पर प्लस एंड माइनस का इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो ये समझ में आ रहा है हमें? यस मैम। आयुष कुमार, एक मिथॉक्सी ग्रुप है, दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप है। एल्कोक्सी बेटा हम जर्नल के लिए यूज करेंगे,
आर की जगह पे इथाइल भी हो सकता है, आर की जगह पे प्रोपाइल भी हो सकता है, एनी ऑफ द आर ग्रुप। तो जो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है इसका ये जर्नल नेम है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आपने CH3 लगा दिया तो मिथॉक्सी हो जाएगा, C2H5 लगा दिया तो इथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. चलो अब ये हो गया आपका कंपाउंड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो वैसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना है उससे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर जो भी हो चलो इसकी थोड़ी कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये दो स्ट्रक्चर्स बनी है। अब हमें ये जो मैंने बॉक्स में ग्रुप लिखा है इसके बारे क्या जानना था, इसकी नेचर के बारे में क्या जानना था। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी OCH3 लिखा दिखे तो आपको याद आना चाहिए कि ये लॉन पेयर डोनेट करता है। ये क्या करता है? लॉन पेयर डोनेट करता है। तो जो लॉन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं +M। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉन पेयर डोनेट करने वाला ग्रुप +M, और एग्जामिनर तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि ये +M वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके देखोगे। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनेशन है तो +M, अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो -M। अब यहाँ पे एक और बात, अगर मैं इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट चेक करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन बताएगा? +I है या -I है? -I। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, आपने लॉन पेयर नहीं देखना जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये -I इफेक्ट है। इसलिए ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है ना, मीजोमेरिक के हिसाब से चलें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे चलें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कोई एसिडिक करेक्टर का, कोई बेसिक करेक्टर का, व्हाटएवर, तो सबसे पहले आप मिथॉक्सी की नेचर लिखोगे। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी, जब मेरे ख्याल से थर्सडे को क्लास है, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जिसमें OCH3 लिखा होगा। मैं बोलूंगी पहले अपनी अपनी नोटबुक पे ना इसके इफेक्ट लिखो। तो इसके इफेक्ट तुमने ऐसे लिखने हैं कि M में ये प्लस है, डोनेट करने वाला है, I में ये माइनस है। एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास आई विल डिस्कस कि आउट ऑफ M एंड I कौन सा प्रायोरिटी वाला होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने इस पेज पे लिखी है, वो कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलो, थोड़े से बच्चों ने फर्स्ट शीट पे हैंड रेज है, बाकी नेक्स्ट में किसी ने हैंड रेज नहीं किया भाई। थोड़े से बच्चों ने, कौशिक, कोमल हियर, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट बेटा, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर से मैं एक बार डिक्टेट करा रही हूँ, रिकैप्चुलेट कर लो अपना कॉन्सेप्ट। OCH3 का नाम है मिथॉक्सी ग्रुप, CH3 की जगह C2H5 भी मिल सकता है, C3H7 भी मिल सकता है, तो इन द जनरल इसका नाम है एल्कोक्सी ग्रुप। अगर ये सिस्टम कंजुगेशन में है, पहले तो बच्चा कंजुगेशन होनी चाहिए, बिना कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में नहीं जाता है। तो अगर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेशन के टाइम पे अगर ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज के मीजोमेरिक इफेक्ट को हम +M बोलते हैं, रिलीज करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं -I, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड है, और ये +M है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बेस पे। तो मीजोमेरिक की ये फर्स्ट एग्जांपल बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और H, इसकी यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर देते हैं एक H लगा के। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई लिख लेते हैं, लो बच्चा। चलो, अब यहाँ पे जो मैंने इस बॉक्स को लिखा है वो ग्रुप देखते हैं। इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर से। C डबल बॉन्ड O, ये तो तुम जानते हो, इस ग्रुप का नाम बताओ। कीटोन। कीटोन। बहुत बार मैंने आपको कहा है बच्चा, अगर RR लगा दूंगी तो मैं कीटोन होगा, कीटोन में होता है, पर ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो कीटोन है, ठीक है, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये कैसे चेक करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले चेक करो।
हाँ जी, अब यहाँ पे इसमें तो होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो पाई के यहाँ पे शिफ्ट होंगे ही होंगे। जब भी कार्बोनिल दिखे ना, अपने आप ही ऐसे कर लिया करो, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया करो जल्दी से, इसको देखना ही ऐसे है। ये प्लस है, अब इस पे प्लस आ गया, अब तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इसमें प्लस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब रेजोनेंस से ले रहा है, तो इस ग्रुप का है -m इफेक्ट। मेसोमेरिक में इसका कैसा इफेक्ट है? -m। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी तो विड्रॉ ही करेगा अगर लोन पेयर नहीं भी लेता। तो ये एक ऐसा ग्रुप का जिसमें m भी माइनस है, ऐसा ग्रुप है, और इसमें I भी माइनस है। इसका -m इफेक्ट और -I इफेक्ट है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो दीज आर द टू ग्रुप वी हैड डन। आप इसको 1 मिनट ले लो, नोट कर लो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। थर्ड ग्रुप भी, रुको मैं थर्ड भी नहीं, स्पेस कम पड़ेगा। अब ये इसको नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं थर्ड। I think you people must have done with that. Yes, Done. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड ग्रुप देखते हैं। थर्ड ग्रुप में चलो वैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाएंगे। सी था, डबल बॉन्ड था, सी के साथ एच है और उसके साथ लगा है नाइट्रो। नाइट्रो को ऐसे लिखते हैं, देखने से आपको पता लग रहा होगा कि नाइट्रोजन के केस में यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो नाइट्रोजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे नेगेटिव आ जाता है। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी से लिखते नहीं है इसको। इसकी नेचर की बात करो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, पहले भी है इसमें प्लस और माइनस ही था, ठीक है, जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, NO नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव O आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा नेट पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये ग्रुप, तो ये ग्रुप का नाम है नाइट्रो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बहुत जगह ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया होता है। तो द नेम ऑफ द दिस ग्रुप इज अ नाइट्रो ग्रुप and the type of the effect it is showing is the -m effect। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे भी देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I। तो आपका एक ही ग्रुप था मिथॉक्सी ग्रुप, जिसमें M की फॉर्म में +m था और किसकी फॉर्म में, I की फॉर्म में वो -I था, ठीक है। बाकी कहीं भी जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, मान लो इस ग्रुप ये आ गया आपको एग्जाम में, ये ठीक है, ये फोर्थ एग्जांपल कर सकते हो। यहाँ पे भी तो कंजुगेशन है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया +m, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण +m, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच रहा है तो -I। तो ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखना है तो आप देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लॉन पेयर के हिसाब से चेक करोगे तो वो m है। तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस ही करके दिखाना है, जिसमें आप विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप देखोगे। इसके बाद हम इसका एक आधा क्वेश्चन लेते हैं, देन विल गो टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, ये इसका स्टार पॉइंट है
कि ये जो आपका मीजो, अभी के लिए आप ये पॉइंट लिख लो, हाइड्रोकार्बन जब चैप्टर आएगा ना 11th केमिस्ट्री का, तब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी, वहां आती है ये टॉपिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने वाला। मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट ऑपरेट एट मेटा। इसको ना आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट के साथ क्लब कर लेना, वहां पे ज्यादा आपको एक ही जगह पे ही सारी इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपने लिखा है ना टेम्परेरी, परमानेंट वगैरह एंड पाई एंड सिग्मा ऑल, तो वहां पे मीजोमेरिक के साथ क्लब कर लेना। मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा। और मेटा पोजीशन जिन बच्चों को तो पता है बेंजीन रिंग में, वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, लेट्स से एक्स, उसके साथ ये जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं बिल्कुल दोनों साइड पे, चाहे यहाँ लगा हो तो ये दो एडजेसेंट हो जाएंगी, ये होती हैं ऑर्थो। ठीक है, ब्लैक कलर से ले लेते हैं नेक्स्ट, ये वाली जो दो पोजीशंस हैं ये हो जाती है मेटा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो पोजीशन है वो होती है पैरा। मान लो आपको पेपर में ये आ गया कि OCH3 मेटा पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रही हूं नो प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये मेटा पे लगा है, तो मेटा पे कभी एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। इसका आंसर हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन में, वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के बेस पे, एप्लीकेशन पार्ट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लगाना है आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन क्या होगा, देखिए बच्चा, बेंजीन ले लिया मैंने कॉमन, इसके ऊपर लगा दिया CH2 प्लस, और एक लगा दिया यहाँ पे OCH3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने OCH3 नहीं लगाया, CH2 प्लस। आपको तो पता लग रहा होगा कि कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों है, यस और नो? समझ में आ रहा है कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, थर्ड केस में हमने ये मिथॉक्सी ग्रुप को अटैच कर दिया एट द मेटा पोजीशन, और फोर्थ केस में हमने मिथॉक्सी ग्रुप को अटैच कर दिया पैरा। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको उसमें सॉल्व करा दिए हैं, और पोल में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा है, ताकि आपको कम से कम क्वेश्चंस की अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अच्छा, आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। जब ये लिखा होगा ना ग्रुप कहीं पे, सबसे पहले हम उसके इफेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे इफेक्ट है प्लस एम और माइनस ऑफ आई, यहाँ पे कोई भी नहीं, ये समझ में आ रहा है ग्रुप का इफेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे मैं इसका एम नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ लिखूंगी आई। यहाँ पे मैं इसका माइनस ऑफ प्लस ऑफ एम और माइनस ऑफ आई लिखूंगी। आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रायोरिटी। मैम इसका फोर्थ हो सकता है। वो बताते हैं, हमने सारा इसका लिखना है ऑर्डर। मुझे ये बताओ कि मीजोमेरिक में कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और सिग्मा इंडक्टिव में कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैम मेसोमेरिक में पाई और मीजोमेरिक में इंडक्टिव या में तो पाई जाता है या लॉन पेयर जाता है, और उसमें सिग्मा जाता है। तो किस इलेक्ट्रॉन का मूव करना इजी है? पाई या लॉन पेयर का मूव करना इजी है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना मुश्किल है। तो प्रायोरिटी हमेशा एम की ज्यादा होगी आई से, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी की बात आए तो एम की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है? एम की प्रायोरिटी आपके आई से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और 3 कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले तो चेक करते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है और कब घटती है, फिर बाद में बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है।
कार्बोकटायन की रिएक्टिविटी जो है वो उसके पॉजिटिव चार्ज के कारण है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. जो ग्रुप कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, विड्रॉ करने वाले ग्रुप। ठीक है, और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो नट शेल, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कार्बोकटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, उसे डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो इससे उल्टा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। कार्बोकटायन को स्टेबलाइज वो करेगा जो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी खत्म कर देगा। और पॉजिटिव चार्ज या डेफिशिएंसी कब खत्म होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप आएगा। व्हेन देयर आर द ग्रुप्स व्हिच आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन, व्हिच आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हिच आर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो प्लस एम और प्लस आई तो फेवर कर रहे हैं, पर माइनस एम और माइनस आई क्या कर रहे हैं? डिसफेवर कर रहे हैं, नॉट फेवरिंग द रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? चलो यस मैम। अब यहाँ पे पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस कार्बन का ये हो गया कार्बन जहां जिसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करना। उसके बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4। तो यहाँ का तो माइनस आई है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये मैंने बात क्यों बोली? क्योंकि माइनस आई जो है नेग्लिजिबल क्यों बताया? क्योंकि माइनस आई जो है डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। यस और नो? Yes, ma'am. ये मैं लिख भी देती हूँ, वर्ड नेग्लिजिबल है बच्चा। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस लगा सकते हो या लिख सकते हो कि इसमें माइनस आई कम है। तो अब मुझे बताओ किस केस में सपोर्टिंग वाला प्रेजेंट है? इसमें माइनस आई तो एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 कार्बन के बाद तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई है। ऑल्दो प्लस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है माइनस आई से, पर फिर भी माइनस आई है तो है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो डी होगा। कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा? मैम मैंने फिर से सुन लो एक बार। कार्बोकटायन को वो स्टेबलाइज करेगा जो उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप, यानी कि प्लस एम और माइनस ऑफ आई। तो प्लस एम ग्रुप से इसका यू कैन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है। तो बच्चा लास्ट वाले केस में तो माइनस आई आपका इतनी दूर है ना, माइनस आई क्रिएट करने वाला ग्रुप, की उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। माइनस आई या कोई भी आई प्लस हो चाहे माइनस हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब डिस्टेंस देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद तो 3 कार्बन के बाद तो इसको वेनिश मानो या कम मानो। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है? प्लस एम। तो सबसे ज्यादा अब प्लस एम जहां पे है या प्लस आई जहां पे है वो तो सपोर्टिंग एक्टर है। तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबल होगा वो डी होगा। अब बताओ। A. हाँ बिल्कुल, ए कैसे हो जाएगा? ए में नहीं, ए नहीं। मैम हाँ बोलो बोलो, ट्राई करो। मैम डी होगा। डी तो लिख दिया मैंने। डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद बी आएगा। बी अच्छा ए और, हाँ अभी 2 में कंपटीशन आ गया। यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। कौन सा लग रहा है आपको? ए लग रहा है? मैम ए। हाँ बिल्कुल ए है। उसके बाद And B. मैम बी। उसके बाद And C. करेक्ट। सी सबसे लास्ट में क्यों है? क्योंकि उसमें माइनस आई है। और डी सबसे पहले क्यों है? क्योंकि उसमें प्लस आई है। और बाकी 2 में कैसे चेक किया? बाकी 2 में ऐसे चेक किया कि इसमें एटलीस्ट प्लस एम है और इसमें कोई भी नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट है, प्लस एम जनरेट कर रहा है, और उसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्लस एम मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यस बोलिए। मैम जो जैसे हमने इस क्वेश्चन में ये भी कंसेप्ट लग सकता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डी में। एक ही बात है, डीलोकलाइजेशन तो खैर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं? ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना। अब किसके मैंने ओ से ओ खींच सकते हैं, मतलब माइनस से इफेक्ट शो करते हैं। हाँ वही तो बात है। ओ माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। एम से डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो। एम प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर रहा है। तो प्लस एम से डीलोकलाइजेशन बढ़ रही है, माइनस आई से चार्ज इसका इंक्रीज हो रहा है।
तो माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, Yes. Yes. ma'am. चलो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी ये क्लियर है सभी को भाई? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट आते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इजी है, प्रायोरिटी ऑर्डर इसके बाद डिसाइड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें। हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले तो आपको एक रिएक्टिव पार्ट ऑफ द सिस्टम देखना होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन लगा है हम उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन में लिख देती हूँ। द फिनोमिना ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन में, अल्फा CH बॉन्ड टुवर्ड्स द अनसैचुरेटेड सिस्टम, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाते हैं। डीलोकलाइजेशन में यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैंने कई बार आपको बताया कि CC बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, CH उतना स्ट्रांग नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये जो sp3 वाले इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, जो हाइड्रोजन के 1s के साथ यूटिलाइज हो गए, यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइजेशन में जाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो जब ये डीलोकलाइजेशन में जाएंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? रेजोनेंस से तो आपको पता है, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2 बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे हाइड्रोजन के, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH एंड CH2, इसके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और ये H हवा में है प्लस, तो ये प्लस माइनस में कुछ इंट्रैक्शन है तो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आता, इसलिए हाइपर कंजुगेशन का एक नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, और इसमें इंट्रैक्शन कैसा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये पाई के साथ इंट्रैक्शन है। देखो ब्लैक कलर से कर देते हैं, ये पाई ऑर्बिटल थे ना, ऐसा पाई बन रहा था, इसका इसके साथ इंट्रैक्शन है, तो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में कोई और नहीं जा रहा, अल्फा CH के जा रहे हैं। अब इसके पास कितने अल्फा CH बॉन्ड है बताओ? 3? यस और नो? Yes, ma'am. तो 3 अल्फा CH बॉन्ड है, तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर को 1 मान लूं और बाकी 3 की ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लूं, चलो मैं फर्स्ट केस में बना के दिखा देती हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगी, इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने दो, ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दो, बात तो एक ही है, स्ट्रक्चर तो वही बनेगी। थर्ड वाले केस में क्या करोगे? थर्ड वाले केस में ये वाले आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दोगे, बाकी 2 के रहने दो। ये स्ट्रक्चर्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किसमें ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपका 1 ओरिजिनल मॉलिक्यूल, 2 ये, 3 ये और 4 ये, तो ये क्या हो गई? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आपको चेकआउट करना है कि कौन कितना स्टेबल है, तो अल्फा CH गिन लो। अल्फा CH कितने हैं? 3 अल्फा CH है, इसमें एक स्ट्रक्चर ओरिजिनल ऐड कर लो तो इसमें आएगी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जिस केस में जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगी उस केस में उतना वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। बस इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसका एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब देखो C के साथ आ गया 2 CH3 इधर, 2 CH3 इधर, यहाँ पे 1 CH3 इधर, यहाँ पे 1 H। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट में एक और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट में एक और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? एक एक मिथाइल ग्रुप हटा के मैं उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाती जा रही हूँ। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा, अभी चेक करो इसमें कितने अल्फा हैं। इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यस और नो? Yes, ma'am.
कितने अल्फा CH हैं इसमें बच्चा? 4 4 4 अल्फा कार्बन है, पर अल्फा CH कितने हो गए? 4 3 3 3 3 6 और 6 12। yes ma'am, Yes, ma'am. इसमें 13 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। yes ma'am. अगले केस में कितने अल्फा हैं? 1 2 मैम 9 स्ट्रक्चर 3। इसमें कितनी बनेगी? 3 3 6 नहीं, आप एक प्लस करोगे ना, एक ओरिजिनल वाली है। yes ma'am, 10. 10 स्ट्रक्चर्स। अगले में बताओ जल्दी जल्दी। मैम 8 7 स्ट्रक्चर 7 7. सही है। 4 4 4. मानी लिख देती हूँ ओरिजिनल वाली। अब आप मुझे बताओ कि स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? बिल्कुल सीधी। फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको ABC लिख लो, ABCD। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये किसके बेस पे आप इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसे ही कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसे ही कार्बेनाइन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस आपको वहां कार्बोकेटाइन के साथ वाले को अल्फा मानना है, कार्बेनाइन के साथ वाले को अल्फा मानना है, और यहाँ पे हमने इसको ले लिया। तो इसका पोल जनरेट कर लेते हैं जल्दी से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. अच्छा जी, ठीक है जी। चलो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाओगे आप कार्बोकेटाइन की। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहली मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, कार्बोकेटाइन ऐसे बना है, 3 के 3 है मिथाइल ग्रुप और प्लस, फिर एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, और एक हाइड्रोजन, फिर दिस वन दिस वन दिस वन, और फिर आ गया ये। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो A वाली ऑप्शन ले लो, A B C D। बी वाली ऑप्शन ले लो, BCBA। सी वाली ऑप्शन ले लो, BCDA। डी वाली ऑप्शन ले लो, CDBA। फटाफट से पोल जनरेट करते हैं आपके लिए, और फटाफट आप दो इसका आंसर। बच्चा दिखाई दे रहा पोल आपको आपकी स्क्रीन पे? जल्दी से आंसर देंगे इसको। सभी को आंसर देना है, बहुत थोड़े से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर। जितने भी बच्चे दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं, बट सभी को देना है। Why the rest are not participating? क्विकली भाई, थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास, जल्दी करो। वेरी गुड एवरीबडी, रेस्ट। कुछ बच्चे बच गए हैं आंसर देने में, जल्दी से लिखेंगे। यस एवरीबडी। ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर करेक्ट है जिन्होंने दिए है। कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया, 12 बच्चों ने। इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 13 अल्फा अल्फा। मैंने कहा था ना इसके साथ वालों को अल्फा मानेंगे, कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन के साथ वालों को। तो इसमें आएंगी 9, इसमें आएंगी 3 3 6 7। इसमें एक अल्फा, इसमें कोई अल्फा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यस और नो? यस मैम। yes ma'am. चेंज कर देती हूँ मैं। अब कार्बोकेटाइन की जगह मैंने इसको कार्बेनाइन कर दिया है। ठीक है, पोल में ही आंसर देना है आपको। ये मैंने कार्बेनाइन कर दिया, या रुको पहले फ्री रेडिकल करते हैं फिर कार्बेनाइन करेंगे, उससे और कॉन्सेप्ट बनेगा। फ्री रेडिकल के केस में एक डॉट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप बताओ इसका आंसर। यस, जल्दी से आंसर देंगे, बस यही लास्ट क्वेश्चन लेंगे। Everybody has to give the answer. Again, the same concept you have to apply.
Everybody. Why rest are not responding? इसका भी आंसर ऑन द सेम ग्राउंड्स आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अल्फा उसके बेस पे ही होगा, ए ही होगा। जितने अल्फा कार्बन एटम्स हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसमें भी ए बी सी डी आएगा। करेक्ट बेटा? Yes, sir. Yes, ma'am. चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका एक आईयू पैक पेंडिंग है, अदरवाइज दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Thank you. गुड इवनिंग। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे। Thank you, ma'am. थैंक यू जी। ओके जी, बाय। Bye, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग evening, भाई सबको। sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग। यार 2-3 दिन के गैप में ही ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम बाद क्लास हो रही है। Yes, sir. बिल्कुल, बल्कि लास्ट क्लास सैटरडे ही हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं। सैटरडे तो मेरी क्लास गलती से कैंसिल हो गई थी। हाँ, इसलिए लग रहा है कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले तो भाई चेक कर लो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट सबका रिवाइज है या नहीं। लास्ट क्लास में हमने अपना मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज कर लिया था, तो सब लोग फटाफट चेक करके बताओ, वहां तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए रिवाइज अच्छे से।